साथियों नमस्कार। डीएमएस स्टूडेंट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कल हमने कारक पढ़े थे। कारक की क्लास मुझे डबल करनी पड़ी थी क्योंकि इससे पिछली वाली जो कल वाली जो क्लास थी उसमें आवाज नहीं आने के कारण कल जो क्लास करनी पड़ी, क्योंकि पिछली क्लास में आवाज नहीं आई थी, इस वजह से मुझे कल क्लास करनी पड़ी थी। आज की क्लास में जो हम हैं आप सबके बीच कारक हमने पूरे किए थे। आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे, समास, जो इसका एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको हम आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें समास को समझना होगा कि समास किसे कहते हैं। तो साथियों, समास की परिभाषा और समास का जो विच्छेद है उसको हमें समझना है। तो समास जो है उसकी परिभाषा है दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो नया शब्द बनता है। मतलब दो शब्दों का मेल होगा और वहां पर कोई तीसरा नया शब्द या नया शब्द जो बनेगा वह समास होगा। क्या होगा? वह समास होगा। जब दो या दो से अधिक शब्द मिलेंगे और जब उनके मिलने के बाद जो नया शब्द बनेगा उसे हम समास कहेंगे। अब आगे, जो समास है वह सम प्लस आस दो शब्दों से मिलकर बना है। सम और आस, सम प्लस आस, इसको अगर विच्छेद किया जाए तो इसका विच्छेद होगा सम और प्लस आस, सम और प्लस आस। तो दो शब्द हो गए, एक सम हो गया, एक आस हो गया। तो इन दो शब्दों से मिलकर क्या है? समास बना है। सम का अर्थ होता है पास। सम का अर्थ क्या होता है? सम का इसका सम का जो अर्थ होता है वो होता है पास, और आस का अर्थ होता है बैठना। आस का अर्थ क्या होता है? बैठना। तो हमें याद रखना है कि सम का अर्थ होता है पास और आस का अर्थ होता है बैठना। तो पास बैठना, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, पास बैठना, सम आस, इसलिए हम उसको बोलते हैं समास। सम आस मतलब समास, ऐसे हम इसको समास बोलते हैं। तो जब इन दो शब्दों का मिलने से जो शब्द का निर्माण होगा तो बोला जाएगा उसको समास। तो अब सबसे पहले मैंने इसको समास का आपको विच्छेद करके बताया। सम का अर्थ पास है, आस का अर्थ बैठना है, दोनों का अर्थ भी बताया। अब हम सबसे पहले इसकी परिभाषा लिखेंगे, समास की परिभाषा लिखेंगे कि समास किसे कहते हैं। तो सबसे पहले मैं समास की परिभाषा जाननी है, जो मैंने आपको बताई कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से, सॉरी, दो या दो से अधिक पदों के मेल से, दो या दो से अधिक पद होंगे, शब्द नहीं पद, दो या दो से अधिक पदों के मेल से जो नया शब्द बनता है उसे हम समास कहते हैं। जो मैंने परिभाषा बताई आपको उसी को हम इसमें आगे ऐड करके लिखेंगे। तो लिखेंगे दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से दो या दो से अधिक पदों के मेल से, पदों के मेल से जो नया शब्द बनता है बनता है उसे उसे समास कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम समास कहते हैं। तो हमको समझ में आ गया कि समास की परिभाषा क्या है। तो समास की परिभाषा है दो या दो से अधिक पदों के मेल से जो नया शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। समास का जो निर्माण है वो सम प्लस, समास का निर्माण, समास का, इसमें यहां नहीं, इसको अलग से लिखेंगे। समास का समास का निर्माण
निर्माण दो शब्दों से दो शब्दों से हुआ है। सम सम प्लस आस। सम प्लस आस, तो समास का जो इसको नोट करके लिख लीजिए, अगर इसमें नहीं लिखना है अलग लिखना है, क्योंकि वो परिभाषा में मिक्स कर देंगे तो भूल जाएंगे। तो समास का निर्माण दो शब्दों से हुआ है, सम प्लस आस। तो सम का मतलब क्या था? पास। सम का मतलब क्या है? जिसमें, इसमें आगे लिखेंगे, जिसमें सम का सम का सम का सम का सम का अर्थ है पास। सम का अर्थ क्या है? पास। और और आस का अर्थ है बैठना। बैठना। आस का अर्थ क्या है? बैठना। आस का अर्थ क्या है? बैठना। तो इसी को हम बोलते हैं समास। सम प्लस आस। सम का अर्थ है पास और आस का अर्थ है बैठना। इन्हीं को हम मिला दे दोनों शब्दों को तो समास बन जाता है, और समास में पास होता है, तो सम है जो पास है और आस है वो बैठना है, इसलिए इसको बोलते हैं पास बैठना। ठीक है। अब हम समास के प्रकार लिखेंगे। समास के प्रकार। समास के प्रकार। समास कितने प्रकार का होता है ये हमें लिखना है। तो समास कितने प्रकार का होता है? तो समास का जो प्रकार है वो आपके 6 प्रकार हैं। अगर समास के मुख्य प्रकार पूछे जाएंगे तो समास के जो मुख्य जो प्रकार है वो 4 हैं, और समास 6 प्रकार का होता है। तो समास के प्रकार कितने हैं? समास लिखेंगे, समास 6 प्रकार का होता है। मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है। तो ऐसे भी हम लिख सकते हैं कि समास 6 प्रकार का होता है, मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है। मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है, क्योंकि इसमें जो समास है उसमें अलग अलग समासों के प्रकार हैं, लेकिन जो दो समास इसमें है वो कर्मधारय और कर्मधारय और तत्पुरुष जो समास आता है, तत्पुरुष समास है, तो उसमें आपका तत्पुरुष हो गया। कर्मधारय और द्विगु जो है वो तत्पुरुष के ही रूप माने जाते हैं, इसलिए समास मुख्य रूप से 4 प्रकार का ही होता है। हालांकि और भी होते हैं जिन्हें अपन विस्तृत में पूछे भी नहीं जाते हैं, उतना पढ़ने की कभी पूछे नहीं गए, इतना कोई जरूरत भी नहीं पड़ती है, लेकिन जो मुख्य मुख्य सी चीजें होंगी वो मैं आपको बताता चलूंगा और लिखता चलूंगा। तो हम समाज के 6 प्रकार हैं वो हम पहले लिखेंगे। नंबर 1, अव्ययी भाव समास। नंबर दो तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। नंबर तीन कर्मधारय समास। कर्मधारय बोलते हैं, कर्मधारय धारय समास। नंबर चौथा है द्विगु समास। द्विगु समास। नंबर चौथा क्या है? द्विगु समास। नंबर पांच है द्वंद्व। द्वंद्व समास।
और नंबर 6 है बहु ब्रीहि। बहु बहु ब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास। तो ये हमारे समासों के प्रकार हैं कि समास कितने प्रकार का होता है। तो समास 6 प्रकार का होता है। मुख्य रूप से पूछा जाए तो 4 प्रकार का होता है, जिसमें द्विगु, जिसमें आपका द्विगु और द्विगु और आपका कर्मधारय जो है, द्विगु और कर्मधारय को, द्विगु और कर्मधारय को किसमें पूछ लिया जाता है, किसमें पूछ लिया जाता है, आपके तत्पुरुष में। और तो जिसमें मुख्य रूप से बात करें तो द्विभाव, तत्पुरुष समास, उसके बाद आपका द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। ये 4 इसके मुख्य प्रकार हो गए, जिन्हें हम पढ़ते भी हैं और जानते भी। लेकिन हम 6 को विस्तृत पढ़ेंगे, अलग अलग 6 समास को अलग अलग हम पढ़ेंगे, क्योंकि तो उसमें कोई चीज समझ में नहीं आएगी तो आपको पता चलेगा कि कैसे कोई चीज होती है, समास कैसे परिवर्तित होते हैं या कैसे उसमें अलग अलग उनके भेद हैं। तो अब सबसे पहले हम प्रकार जो लिखेंगे वो लिखेंगे अव्ययी भाव। अव्ययी अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास की हम परिभाषा लिखेंगे और जानेंगे कि अव्ययी भाव समास को हम कैसे पहचान करें कि इसमें अव्ययी भाव समास है। साथियों, आप सबके बीच बाल विकास की क्लास भी चल रही है, तो आपको ध्यान रखना है कि उस क्लास को भी हमें पढ़ना है। अगर आपकी कोई समस्या है, आपका कोई कुछ प्रश्न है, तो आप कमेंट्स में प्रश्न भी कर सकते हैं। बीच बीच में मैंने बोला था कि मैं आपको मंडे से स्ट्रेटजिक जीके के क्वेश्चन भी डालना चालू करूंगा, जो मैं कर चुका हूँ। आप उन क्वेश्चनों को भी ध्यान में देख रहिए। इसके बाद इंस्टाग्राम पर डीएम इंस्टीट्यूट भिंड करके यूट्यूब चैनल, वो इंस्टाग्राम चैनल है, उस पर भी उसकी लिंक यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, उसको भी क्लिक करके डायरेक्ट वहां जा सकते हैं। और उस पर भी मैं एमपीजीके के क्वेश्चन डालता हूँ। बाई चांस कहीं इसमें परिवर्तन करके और एमपीजीके पूछ ली तो आपको कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होंगे, बाई चांस अगर आते हैं तो आपको काम आ सके। और मैंने आपसे बोला भी है कि बहुत जल्द हम एक संडे के दिन आपके बीच, जो मेरी क्लास नहीं होती है उस दिन, मैं कोशिश करूंगा कि आप सबके लिए मैं प्लानिंग कर रहा हूँ कि एक एमपीजीके की क्लास भी स्टार्ट कर सकूं। तो अगर उसमें एमपीजीके की क्लास स्टार्ट होती है और अगर होती है तो उसके साथ सोचेंगे कि अगर पर्यावरण की क्लास भी अगर थोड़ी सी हो जाएगी तो बात करेंगे। अभी मैं निश्चित नहीं कर रहा हूँ कि मैं कर दूंगा, क्योंकि 2 क्लास मैंने आपको बता दी कि 3-3 दिन की क्लासें हैं। संडे खाली है तो संडे में हम सोच रहे हैं कि आप सबके बीच एक एमपीजीके की क्लास स्टार्ट की जाए। हमसे बात चल रही है, अगर वो सहमति देते हैं तो हम करेंगे, क्योंकि मेरे पास में समय नहीं है कि मैं आपको सारे सब्जेक्ट खुद पढ़ा पाऊँ। और एक इतना भी नहीं होता कि पढ़ा सकते हैं, लेकिन इतना नहीं होता कि हम उसको पूरा एकदम एक्सप्लेन कर पाए। तो मैं इसलिए आपसे बोलना चाह रहा हूँ कि बहुत जल्द मैं आपके लिए एक एमपीजीके की क्लास की प्लानिंग कर रहा हूँ, जो आपको बहुत जल्द मिलेगी। जो आपके एमपी पुलिस, एमपी पीएससी, एमपी की जो भी परीक्षा है जहाँ एमपीजीके पूछी जाती है, उसमें सब में काम आने वाले और ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जो कहीं ना कहीं परीक्षाओं में पूछे गए हैं, संभावित परीक्षाओं में आने वाले हैं, उसमें भी व्यवस्था करेंगे। और कोशिश करने वाले हैं तो देखते हैं कि आपका सहयोग रहेगा तो एक करेंट अफेयर्स की किताब, सॉरी, भी क्लास स्टार्ट करेंगे। देखेंगे, अभी नहीं, स्टार्टिंग करेंगे। तो अब सबसे पहले मैं जो बात कर रहा था कि हमें बहु अव्ययी भाव समास की परिभाषा जाननी है कि अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं। अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं, तो मैं ये कहूंगा कि इसको आप पढ़ें और जानें कि अव्ययी भाव समास क्या है। लेकिन बाल विकास की क्लास भी आपको यथावत चालू है, मिल गई है, तो उसको भी आप पढ़िए, ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें जुड़िए। कोई भी समस्या है तो बताएं। तो अव्ययी भाव समास की हम परिभाषा लिखेंगे, जिस समास का पहला पद, जिस समास का पहला पद अव्यय, अव्यय मतलब जो कभी
खर्च न हो, व्यय न हो सके, अव्यय, या प्रधान हो, प्रधान माने मुख्य हो, मुख्य व्यक्ति हो, प्रधान, प्रधान हो, जैसे प्रधानमंत्री तो मंत्रियों का प्रधान, तथा पूरा सामासिक पद, प्रधान हो तथा पूरा सामासिक, सामासिक पद क्या होना चाहिए, जिस समास का पहला पद अव्यय या प्रधान हो तथा पूरा पद सामासिक, सामासिक, समासिक भी सामासिक, समासिक सॉरी समासिक, समासिक, समासिक पद क्रिया विशेषण हो, सामासिक पद, सामासिक पद क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण हो, अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास कहते हैं। ठीक है, तो आपको सबसे पहले इस बात की जानकारी हो गई कि इसकी परिभाषा क्या है। तो इसकी परिभाषा को मैं एक बार फिर से आपके बीच रिपीट करूंगा, क्योंकि मुझे निश्चित तौर पे आपको ये चीजें समझनी होंगी, क्योंकि परिभाषाएं ही बहुत सारी चीजों की मेन जड़ होती हैं जिन्हें हमें अच्छे से समझना हो। जिसमें पहला पद क्या हो, पहला पद अव्यय हो, पहला पद क्या होना चाहिए, अव्यय हो, मतलब जिसका कोई व्यय हो या प्रधान हो, दोनों में से कोई एक हो, तथा पूरा पद क्या होना चाहिए, सामासिक होना चाहिए, समासिक पद क्रिया विशेषण हो, समासिक पहला पूरा, पूरा समासिक पद क्रिया विशेषण होना चाहिए, उसे हम क्या कहेंगे, अव्ययी भाव समास कहेंगे। अब इसका हम एक दो तीन एग्जाम्पल देखेंगे, जिससे हम ये समझें कि इसको कैसे समझ में आएगा इसमें अव्ययी भाव समास। तो पहले, सबसे पहले हम लिखेंगे प्रतिदिन। तो प्रतिदिन का जो समास में जो प्रतिदिन है उसमें कैसे पहचान करेंगे, तो पहला पद क्या हो, उसमें बोला है कि पहला पद क्या होना चाहिए, अव्यय, प्रति मतलब एक एक दिन, प्रतिदिन मतलब एक एक दिन, तो इसमें हमने हो गया दिन और दिन, ये बात इसमें कही गई थी कि जिस समास का पहला पद अव्यय जिसका कोई खर्च न हो, प्रतिदिन मतलब दिन दिन, या प्रधान हो, प्रधान भी हो गया क्योंकि प्रति माने प्रत्येक दिन, एक एक दिन की बात की गई, तथा पूरा समासिक पद क्रिया विशेषण हो, तो पूरा समासिक पद दोनों में से एक कोई चीज होनी चाहिए, जरूरी नहीं है कि वो एक दोनों चीजें ही हो, एक होना चाहिए। ठीक है, तो अब दूसरा है इसी में यथाशक्ति, यथा, दूसरा एग्जांपल है यथा, यथा शक्ति। तो यथाशक्ति का क्या है, तो यथाशक्ति का है शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार। तो अब यथाशक्ति मतलब जिसकी जितनी शक्ति होगी, जिसकी जैसी शक्ति होगी, वह व्यक्ति उसी प्रकार से काम कर पाएगा, या वह उसी प्रकार से कोई भी काम करेगा। तो इसमें सीधी सी बात है, यथाशक्ति, तो पहला पद अव्यय हो या प्रधान हो गया, इसके बाद इसमें कहा गया समासिक पद क्रिया विशेषण हो, तो वह काम भी कर रहा है, क्योंकि शक्ति के अनुसार ही कोई काम करेगा, इसलिए वो क्रिया विशेषण भी है, और इस तरीके से इसमें अव्ययी भाव समास होगा। अब इसमें एक और एग्जांपल लिख सकते हैं, भर पेट, तो पेट भरकर, पेट भर के या पेट भर कर, पेट भरकर। ठीक है, तो ये भी एक इसमें एग्जांपल है कि मतलब पेट, इसमें लिखा है भर पेट, तो पेट भर मतलब पेट भरकर या पेट भर, पेट भर मतलब जब तक होना चाहिए कि जब तक उसका पेट नहीं भर जाए,
वो व्यक्ति कब तक खाना खाएगा, जब तक उसका पेट नहीं भरेगा। तो भर पेट, पेट भर मतलब पेट भरने तक। ठीक है, तो ऐसे हमें इसको समझ में आया कि इसमें अव्ययी भाव कैसे होगा। और इसकी एक ट्रिक है, इसकी एक ट्रिक है तो मैंने भी सीखी है और मैं आपको भी सिखा दूंगा, क्योंकि ये ट्रिक ऐसी है जिससे आपको और चीजें आसान कर देगी। इसमें क्या लगता है कि कोई काम ऐसा लगेगा कि लगातार हो रहा है बिना रुके। जैसे इसमें कह रहा है कि पेट भर पेट, मतलब वो व्यक्ति तब तक खाएगा जब तक कि उसका पेट नहीं भर रहा है। वो कह रहा है कि पेट भर, तो मतलब वो व्यक्ति तब तक खाएगा जब तक कि उसका पेट नहीं भर जाएगा। वो व्यक्ति यही कहना चाह रहा है कि भर पेट, पेट भरने तक वो व्यक्ति खाएगा। तो ये हो गया आपका भर पेट। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। दूसरा है प्रतिदिन, मतलब कोई काम वो कर रहा है तो वो प्रतिदिन मतलब दिन दिन मतलब डेली ही करेगा। तो ये बात भी क्लियर हो गई। ऐसी चीज होगी कोई भी, अव्ययी भाव को अगर पहचानना है तो कोई भी काम उसमें ऐसा लगेगा कि रुक नहीं रहा है, वो काम लगातार चल रहा है, हो ही रहा है, लगातार हो रहा है, ऐसा लगेगा। तो इसमें क्या होता है, लगातार काम चालू सा लगता है। इसको हम चाहे तो लिख भी सकते हैं, अगर याद रखें तो ये भी। मैंने तो ज्यादातर को इनको याद करने के लिए यही ट्रिक का इस्तेमाल किया था कि अव्ययी भाव समास अगर पहचान करनी है तो सबसे पहले हमें उसमें यही देखना होगा कि कोई काम ऐसा तो नहीं है कि वो लगातार हो रहा है, और हमें ये चीज समझने में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि जब ये चीजें हम समझ लेंगे तो हम आसानी से कर सकते हैं। आगे अव्ययी समास के बाद हम दूसरा समास पढ़ेंगे, तत्पुरुष समास। तो एक समास की परिभाषा हमने क्लियर कर ली है। समास आज हमने स्टार्ट किए हैं। अगर सभी को क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक से जरूर करते रहें बीच बीच में। आप सब लोग का सहयोग रहेगा तो हम लगातार जुड़े रहेंगे और क्लास की भी हम व्यवस्थाएं करेंगे। जैसे कि हमने आपसे बोला भी है कि बहुत जल्द हो सकता है कि आप सबके बीच एमपीजीके की क्लास स्टार्ट हो जाए, तो इसके लिए भी आप सबको तैयार रहना है। तो अब आगे हम दूसरी जो लिखेंगे वो है तत्पुरुष समास। दूसरा समास है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास, ये हम दूसरा लिखेंगे। दूसरा समास जानेंगे, दूसरा समास में क्या है। तो दूसरा समास है तत्पुरुष समास। अब इसकी परिभाषा भी हम समझेंगे तो हमें समझ में आएगा कि तत्पुरुष समास की पहचान हम कैसे करेंगे। लेकिन मैंने अभी आपको इसमें बीच में बताया था कि कर्मधारय और द्विगु समास भी इसी में जोड़ा जाता है, लेकिन हम इसको अलग अलग पढ़ेंगे। और तत्पुरुष समास में कुछ विभक्तियों का भी प्रयोग होता है जो हम आपको लिखाएंगे नहीं, लेकिन अलग अलग एग्जाम्पल से आपको वो क्लियर कर देंगे कि कैसे इसमें अलग अलग विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है। तो ये हम बताएंगे आपको। ठीक है, आगे आप अपने आप समझ जाएंगे कि कैसे हमें इसकी पहचान करनी है। आप सबको ये क्लास क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्लास को मैंने बोला कि अगर पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर बीच बीच में करते रहें, ताकि आप सब लोग कहने के लिए कोई जरूरत नहीं है, आप खड़ी रहे हैं ताकि मुझे बोलने की नहीं रहेगी। तो हम सबसे पहले तत्पुरुष समास की परिभाषा लिखेंगे। जिस समास का अंतिम पद प्रधान हो, जिस समास का, जिस समास का अंतिम पद प्रधान हो, प्रधान हो, जिस समास का अंतिम पद प्रधान हो, पहला पद प्राय संज्ञा हो, पहला पद
पहला पद प्राय मतलब ज्यादातर, प्राय मतलब ज्यादातर पहला पद प्राय संज्ञा हो, मतलब ज्यादातर उसका जो पद होगा वो क्या होगा, संज्ञा होगा। तथा विग्रह करने पर, तथा विग्रह करने पर कारक चिन्ह, करने पर कारक चिन्ह, कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाए। विग्रह करने पर कारक चिन्हों का प्रयोग, कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाए, या जाए, या जाए, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे अब हम इसकी पहचान करें कि कैसे हम इसमें पहचान पाएंगे कि ये तत्पुरुष समास है, तो सबसे पहले हम इस परिभाषा को एक बार आपके बीच फिर से रिपीट करेंगे और आपको ये परिभाषा फिर से सुननी चाहिए और समझनी चाहिए। जिस समास का अंतिम पद प्रधान, मतलब इसका लास्ट वाला पद प्रधान होगा, प्रधान मतलब मुख्य होगा, वहां से ही इसका विच्छेदन या अलग अलग होगा। पहला पद प्राय संज्ञा हो, पहला पद क्या होना चाहिए, ज्यादातर प्राय संज्ञा ही होना चाहिए, मुख्य तो नहीं होगा तो बात अलग है, लेकिन होना चाहिए। फिर विग्रह करने पर कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाए, जब इसमें विग्रह करें तो कारक चिन्ह इसमें प्रयोग होने चाहिए। तो मैंने अभी बताया था किसमें, षष्ठी सप्तमी सॉरी षष्ठी जो विभक्ति है वहां तक का शायद प्रयोग होता है, षष्ठी तक प्रयोग होता है, षष्ठी सप्तमी, सप्तमी तो द्वितीया से लेकर सप्तमी तक, मतलब द्वितीया से लेकर सप्तमी तक, तो वही है छह, क्योंकि एक हट जाती है तो लगभग छह जो हम बोल रहे हैं कि सप्तमी, तो छह विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है। तो इनके सबके एक एक एग्जाम्पल लिखेंगे, पूरा बोर्ड इसलिए क्लियर किया है, तो एक एक एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा किस विभक्ति हमने इसीलिए पहले आपको बोला था कि कारक पहले पढ़ेंगे, क्योंकि कारक का प्रयोग इसी में होता है और इसके लिए ही हम कारकों को पहले पढ़े। और इसीलिए मैंने मेहनत करके आपको दो क्लास की, क्योंकि एक क्लास में बातें छूट गई, आवाज चली गई, माइक की प्रॉब्लम थी, तो उस वजह से मुझे लगा कि ये क्लास दो बार करनी चाहिए, तो मैंने उस क्लास को आप सबके बीच डबल किया। अब हम इसका परिभाषा लिख ली, एग्जाम्पल लिखे, तो इसका एग्जाम्पल है राजकुमार, राजकुमार, राजकुमार। अब इसको हम कैसे पहचाने कि इसमें तत्पुरुष समास है, तो राजकुमार तो लिख गया, अब इसको हम अलग करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि ये कैसे राजकुमार है। तो राजकुमार मतलब राजा का, राजा का पुत्र, वही क्या होता है, राजकुमार। तो जो राजकुमार है वो क्या है, राजा का पुत्र, इसी को हम राजकुमार कहते हैं। फिर है धर्म ग्रंथ, धर्म ग्रंथ, धर्म ग्रंथ। तो धर्म ग्रंथ का जब हम अलग अलग व्यवस्था करेंगे, उसको अलग अलग पदों में बांटेंगे, तो इसका मतलब होगा धर्म का ग्रंथ, धर्म का ग्रंथ, धर्म का ग्रंथ। तो धर्म ग्रंथ क्या है, वो है धर्म का ग्रंथ। तो मैंने आपको बोला था कि मैं अलग अलग व्यक्तियों में आपको अलग अलग चीजें समझाऊंगा, लेकिन अभी मैंने आपको
इसमें हो सकता है किसी भी व्यक्ति का प्रयोग हुआ हो, लेकिन मैंने अभी एग्जाम्पल में समझा है, तो मैं एक यहाँ एग्जाम्पल रखता हूँ, बाकी सब हटा देता हूँ। ठीक है, एक्स्ट्रा वाले हटा देता हूँ। अब मैं अलग अलग विभक्तियों में आपको अलग अलग एग्जाम्पल समझाऊँ, जिससे वो क्लियर हो जाए, क्योंकि हमें व्यक्तियां अलग अलग पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। हमने कारक पढ़े हैं और उस कारकों से ही हम उनका प्रयोग करके यहाँ पे उसको क्लियर कर सकते हैं। तो पहले हम द्वितीय विभक्ति की का एक उदाहरण लेते हैं। तो द्वितीय विभक्ति का एक उदाहरण है जिसमें है माखन चोर। माखन चोर पहला एग्जाम्पल है, माखन चोर। पूरा लिखेंगे यहाँ इसका, आज जब इसका विस्फोट कर देंगे, पदों को अलग अलग कर देंगे, सामासिक पदों में बंटवारा कर देंगे, तो हम बताएंगे कि कैसे। तो माखन चोर, जो माखन को चुराने वाला है वही व्यक्ति क्या होगा, माखन चोर, जो माखन को चुराने वाला है। तो हम इसको अलग अलग करेंगे तो लिखेंगे माखन को चुराने चुराने वाला। तो ये आपका हो गई द्वितीय विभक्ति। ये आपका एग्जाम्पल किसका हो गया, द्वितीय विभक्ति का। अब हम आएंगे दूसरे एग्जाम्पल पर। मैंने बोला है आपको कि हर एक समास की विभक्ति का एक एक एग्जाम्पल मैं आपको समझाऊंगा। तो ये फिर क्लियर हो गई का कहाँ आता है, कर्म व्यक्ति में, मतलब किसी ने माखन को चुराया है। अब एक एग्जाम्पल है रस भरा। तो रस भरा, तो इसका जब हम अलग अलग करेंगे तृतीय विभक्ति में, तो तृतीय विभक्ति में से या द्वारा, मैंने बोला था, तो करण, तो करण में क्या होगा, रस से भरा। ये क्या हो गई, तृतीय विभक्ति। तृतीय विभक्ति। और फिर है तीसरा नंबर, तृतीय व्यक्ति तीसरा नंबर है आपका। तो मैंने बोला कि आपको द्वितीय व्यक्ति और तृतीय व्यक्ति का एक एक एग्जाम्पल में समझाया है। अब हम चतुर्थी व्यक्ति जो संप्रदान है उसके, इसका एक एग्जाम्पल लेंगे। इसका एक एग्जाम्पल है रसोई घर। रसोई घर। तो अब इसको क्या होता है कि संप्रदान के लिए ऐसा प्रयोग होता है, के लिए, तो रसोई के लिए, इसमें प्रयोग क्या होगा, रसोई के लिए घर। तो ये आपकी हो गई चतुर्थी विभक्ति। क्या हो गई, चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी मतलब ये कारक चिन्हों का प्रयोग हो रहा है, अलग अलग कारक चिन्ह। ठीक है, ये कारक चिन्ह है जिनसे, तो द्वितीय विभक्ति में कारक चिन्ह को है, तृतीय में से है, और चतुर्थी में आपका के है, के लिए, मतलब रसोई के लिए। अब आपका पंचमी, अपादान। तो अपादान जो पंचमी है, अपादान पंचमी है, तो उसका एग्जाम्पल हम लिखेंगे। तो इसका हम एक पद लिखेंगे, धन से, वो सॉरी, धनहीन। चौथा है धनहीन। धनहीन, तो धनहीन पंचमी में भी क्या है, से। तो से मैंने को लग रहा है कि धन से हीन, मतलब कोई चीज उससे दूर हो गई है, निकल गई है, या उससे उसकी तुलना की जा रही है, वहां पर क्या होगा, अपादान। तो अपादान पंचमी विभक्ति है जो, तो उसमें हम करेंगे धन से हीन। धन से हीन मतलब उसके पास धन नहीं है, तो से विभक्ति, और इसमें होगी पंचमी। पंचमी विभक्ति, इसमें बोला था द्वितीय से सप्तमी तक। इसके बाद पांचवा एग्जाम्पल है, पांचवा एग्जाम्पल है जो हम लिखेंगे षष्ठी विभक्ति में। तो षष्ठी विभक्ति में हम लिखेंगे
षष्ठी विभक्ति में हम लिखेंगे, षष्ठी विभक्ति में लिखेंगे अन्नदाता। अन्नदाता, तो अन्नदाता, तो अन्नदाता क्या है? षष्ठी विभक्ति। तो हमने बोला था संबंध होना चाहिए, अन्न अलग है दाता अलग है, तो अन्न का दान करने वाला, अन्न का दाता, अन्न का दाता मतलब जो अन्न को देता है, ये आपकी षष्ठी विभक्ति हो गई। तो अन्न का दान करने वाला वही तो अन्नदाता है, इसलिए का विभक्ति का यहाँ प्रयोग हुआ है। तो का किसमें आती है? आपकी संबंध, उसका संबंध बताया जाएगा। तो अन्न का संबंध किससे है? दाता से, जो दान कर रहा है या उसका उत्पादन करने वाला है या अन्न को देने वाला है, तो वो जो भी है वो अन्न का दाता है। तो अन्न से दाता का है संबंध बताया गया है कि अन्न का दाता, अन्नदाता। और सप्तमी और लास्ट, आज मतलब ये सारी व्यक्तियों की मैंने बोला था कि मैं एक एक एग्जाम्पल आपको सबका समझा दूंगा, जिससे आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो कवि श्रेष्ठ, एक एग्जाम्पल है कवि श्रेष्ठ, कवि श्रेष्ठ। तो कवि श्रेष्ठ क्या है? अब इसमें कौन सा प्रयोग होता है? तो ये अधिकरण है। तो कवियों में श्रेष्ठ, कवियों में श्रेष्ठ, कवियों में श्रेष्ठ। तो कवि श्रेष्ठ मतलब कवियों में श्रेष्ठ। इसमें मैं पर ऐसी विभक्ति, ऐसे कारक चिन्हों का प्रयोग होता है और सप्तमी विभक्ति होती है, मैं पर पे। तो ऐसे शब्द, तो कवि श्रेष्ठ, कवि श्रेष्ठ मतलब कवियों में सबसे श्रेष्ठ। ये आपके अलग अलग कारक चिन्ह हो गए। तो मैंने बताया था कि द्वितीय में जो आपका कारक चिन्ह है वो है को, जिसको कर्म बोलेंगे, कारक कर्म होगा और कारक चिन्ह को होगा। फिर आपका करण से या द्वारा, तो जिसमें आपका से है द्वितीय में, सॉरी तृतीया में, तृतीय आएगा द्वितीय में, तो हो गया। चतुर्थ में जो आपका है के लिए, रसोई के लिए, घर के लिए, मतलब ये पूरा के लिए, तो इस चिन्ह का प्रयोग होगा। फिर पंचम में आपका धन से हीन, मतलब कोई चीज इससे अलग हो या उसका निकलना हो या फिर उसकी तुलना हो, मैंने ऐसे शब्द आपको बताए थे। फिर इसके बाद है अन्नदाता, तो उसका उससे जुड़ाव होना चाहिए, संबंध होना चाहिए। तो संबंध हो रहा है दाता का किससे? अन्न से। और फिर कवियों में श्रेष्ठ, तो इसमें क्या होना चाहिए? अधिकरण, मतलब उसकी श्रेष्ठता है, तो वो कवियों में क्या है? श्रेष्ठ है। तो ऐसे शब्द जब आपको दिखाई देंगे तो वहां पर आप अलग अलग विभक्तियों में अलग अलग अलंकार, सॉरी अलग अलग समास देख पाएंगे। तो मैंने आपसे ये बात कही थी कि मैं कोशिश करूंगा कि हर विभक्ति का एक एग्जाम्पल समझाऊं, क्योंकि मैं अलग अलग विभक्तियां नहीं पढ़ाना चाहता था, क्योंकि मैंने आपको कारक पढ़ाए थे तो पहले ही क्लियर कर दिया था कि मैं कारक पहले इसलिए पढ़ा रहा हूं कि आपको समास में काम आए, और वो काम आपके यहाँ आ रहे हैं। इस एग्जाम्पल से आप सारी चीजें देख सकते। कोई भी इस तरीके से आपको डिफाइन करके नहीं पढ़ाता। मुझे पता है कि यूट्यूब पे पढ़ाने वाले लोग इस प्रकार की क्लासें नहीं लेते, क्योंकि उनको पता है कि ये अगर हम फ्री में पढ़ा देंगे तो पेड पैसा हमें कौन देगा। मैं पढ़ा रहा हूँ, हो सकता है कि डिजिटल व्यवस्था नहीं है, ये बात है मैं शुरू से बोल रहा हूँ, लेकिन मेरी कोशिश रहती है कोई चीज आपको समझ में नहीं आती कमेंट करके पूछ सकते हैं कहाँ क्या लिखा है, मैं आपको स्पष्टता बता सकता हूँ। मेरी राइटिंग का बड़ा कारण हो सकता है, लेकिन कोशिश मेरी यही है कि मैं आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट फुल नोट्स के साथ पढ़ा सकूं, बता सकूं। और मैंने कोशिश की, तो मैंने कहा था कि आपको मैं कारक चिन्ह जो मैंने पढ़ाए हैं उसमें आपको सारी चीजें मैं क्लियर कर दूं। तो मैंने कोशिश की है। मैं आज की क्लास को बस यही रखूंगा, चाहे ये क्लास छोटी हो चमड़ी, क्योंकि मुझे कितना ही पढ़ा लूंगा ये पूरी क्लास मैं खत्म नहीं कर पाऊंगा। तो मुझे इतना ही है कि आज की क्लास तो यही करेंगे। बच्चे हुए आपके 4 समास हैं जिन्हें मैं नेक्स्ट क्लास में, तो 2 क्लास तो इसकी लगभग हमको चाहिए, क्योंकि मुझे ये चीज बहुत क्लियर करनी थी
बहुत सारी चीज़ें लोगों को समझ में नहीं आती। इनको अलग-अलग पढ़ाने से कोई मतलब नहीं है, अभी मैं लिखा दूँ, फिर इसकी परिभाषाएँ लिखाऊँ, वो समय ज़ायद करने का है। एक-एक विभक्ति का एक-एक एग्ज़ाम्पल है, इससे आप आराम से कारक पढ़ लेंगे और इसको यूज़ करेंगे तो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करेंगे। आप सबसे मेरा यही अनुरोध रहेगा कि लगातार क्लासों में जुड़ते रहें। मैं आपके लिए इस गर्मी में बहुत मेहनत करने की कोशिश करता हूँ, बाकी सब आप लोग भी मेहनत करिए। और कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट्स में पूछिए, लगातार पूछिए। क्लास को लाइक शेयर जरूर करिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में ये क्लास पहुंचे तो उनको भी इसका लाभ हो। ऐसा नहीं कि खाली हम इसका लाभ लें, बाकी लोग नहीं लें। लेकिन मैंने कई बार बात की है कि अगर जो लोग ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, खासकर जो टीचर कार्यरत हैं, उनके लिए हाउसिंग कॉलोनी में बैच स्टार्ट है। वो चाहे तो इस दिए हुए डिस्क्रिप्शन में नंबर पर कॉल करके जानकारी कर सकते हैं, वहाँ आके जानकारी कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। जैसी भी है छोटी क्लास रही हो सकती है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि आगे बचा हुआ सिलेबस अगली क्लास में बचा हुआ मैं पूरा करूँगा। तब तक के लिए सभी को राधे राधे।